flights, consignments, open accounts, prepay, bankers acceptance, counter trade, forfeitings, forfeitings, foreign currency loans, deposit acting and currency appreciation, costly, euro appreciating the dollar, receipts, advance, issues. एक मिनट मेरे को देखो, मैं इस पे आता हूँ। अच्छा, ये कौन से इसमें था, स्टडी यूनिट में था ये, काजल बताएंगे थोड़ा एक बार। 457 किस में था? अच्छा, सर आप कुछ बोल रहे थे क्या? जी मैं पूछ रहा था कि कौन से स्टडी यूनिट में इंटरनेशनल फाइनेंस है आपके बुक पे? एक मिनट। सर मेरे तो सेक्शन बी में ये कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और इंटरनेशनल फाइनेंस है ना, नाम का चैप्टर है, यूनिट 6 उसमें। यूनिट 6 पे तो स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स ये सारे हो गए थे, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी हो गए थे हमारे, वेरिएबल पीरियड प्रेफरेंस ये सब हमने कंप्लीट किया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इसमें कंप्लीट कर लिया था, वेटेड एवरेज भी कंप्लीट किया था। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ इनकम टैक्स ये भी कॉस्ट ऑफ न्यू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये भी हमने किया था। ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स बचे हुए थे। दूसरा ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, आउट ऑफ मनी, उसके बाद पुट पैरिटीज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स, हेज, स्वैप। ये भाई इसमें इंटरनेशनल फाइनेंस किधर है? डेरिवेटिव्स है। Derivatives 6.
सर आप 2021 वाला देख रहे हैं कि 20 वाला? ये मेरे पास आई बिलीव 21 वाला है। 21 वाला है तो सर फिर यूनिट 8 में जाके देखिए आप। 20 वाले में तो 6th में है और 21 वाले में 8th में है। यूनिट 8 में है ना? हाँ। ये कौन सा यूनिट है? ये है यूनिट 8। हाँ यहाँ है। मैं वही बोला, मैं तो खो गया, क्योंकि 6 में जो भी चीजें थी वो तो अलग थी। चले, तो मर्जर हो गया, लेवरेज portfolio shaping, diversification, international securing low foreign multinationals benefits, affects cross borders methods available on account sides, prepayment, tax consideration, transfer pricing, rate system and calculation. ये फिक्स्ड रेट, फ्लोटिंग रेट, मैनेज्ड एंड पेग्ड रेट, ये सारी चीजें हमारी हो गई। तो अब है एक्सचेंज रेट बेसिस। स्पॉट हो सकता है, फॉरवर्ड हो सकता है, फॉरवर्ड प्रीमियम हो सकता है, फॉरवर्ड डिस्काउंट, फॉरवर्ड प्रीमियम, डिस्काउंट, क्रॉस रेट, एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम, करेंसी depreciation and appreciation, effective interest rate, balance on payment, relative inflation rates। हाँ, मैं वही बोला यार, ये सब चीजें जो थी, जो इम्पोर्टेंट है वो था ही नहीं, उसने कवर ही नहीं किया। Exchange rate risk, hedge, tools for mitigating the exchange rate risk, tools for exchange rate monitoring risk, definition of foreign exchange fluctuations। चले, तो यहाँ पे ये चीजें हमें क्या क्या देखनी थी, फॉरेन करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर में क्या क्या चीजें हमें देखनी थी। पहला, जब कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हम वैलिडेट करते होते हैं तो सबसे पहले ये सारे रीजंस चेक करने होते हैं कि हमको जरूरत क्या है। सिक्योरिंग अ न्यू, एक्सपैंडिंग इनटू द न्यू मार्केट, सीकिंग द लोअर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, अवॉइडिंग द ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। तो ये है कोई भी इंटरनेशनल एक्सपेंशंस के पीछे का रीजन। दूसरा है कि वो, अभी आप लोगों ने हमेशा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसे वर्ड सुनते रहते हैं, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सब वॉलमार्ट, ये सब अभी अमेजन, ये सब इंडिया में चला आया, तो एफडीआई आप लोग सुनते रहते हैं। तो कंपनी प्लानिंग अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन ईदर परचेज दी स्टॉक of foreign company or make a direct foreign investment. Direct foreign investment involves the buying the equipment and building of the new company, and the advantage of direct investment, lower tax rate हो सकता है, annual depreciation आपको मिल जाएगा और आपको और सारी बेनिफिट्स मिल जाएगी। तो इंडिया में क्या होता है, एफडीआई का सबसे सिंपलेस्ट रूट ये होता है कि इंडिया में जब कंपनी कोई लिस्टेड होती है तो आप उसका शेयर्स बाई करके, ठीक है, सर्टेन परसेंटेज है अपना का बाई करके आप कंपनी की सारे बेनिफिट्स अवेल कर लेते हैं। ठीक है जी। साथ में अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेक करना पड़ता है, ठीक है, कि जब फॉरेन से आप के साथ जब आपका फॉरेन इंटरनेशनल एक्सपेंशन होगा तो फिर आपको क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर फॉरेन प्रोजेक्ट भी देखना पड़ेगा, यानी कि एक्सचेंज रेट रिस्क, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, मैंने आपको एक सिंपल आइडिया बता दे रहा हूँ कि वो होता है कि ये एज्यूम करता है कि सारे देश की जो करेंसी, जो आइटम्स होती है उसकी प्राइसेस मोर और लेस सेम होती है। अगर थोड़ा भी वेरिएशंस होता है तो वहाँ पे स्वेपिंग हो जाती है और स्पेकुलेशन हो जाता है। यानी मान लो कि दुबई में अगर दूध सस्ता और इंडिया में महंगा है तो दुबई से दूध चला जाएगा, ठीक है, दैट काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग। अब इंडिया पे बहुत सारा प्रोडक्शन सस्ता होने के कारण वो सस्ता है और इंडिया पे वो महंगा, मतलब दूसरे किसी कंट्री में महंगा हो जाए तो इंडिया उसको
एक्सपोर्ट कर देता है। दैट इज द मेन लाइक थिंग व्हेन यू आर डिसाइडिंग द डूइंग द ट्रेड कि किस कंट्री में हम कौन सा माल बेचेंगे, तो वहाँ पे आपको परचेज पैरिटी हेल्प करती है। ठीक है, और साथ में पॉलिटिकल रिस्क होती है, वो तो आपको होता ही है। द लाइकली ऑफ द लॉ इंक्वायरिंग द requiring the financing from the obtain the source such as the requirement that foreign subsidy must be at least 50% owned by the locals। ये तो कंपनी कंट्री अपने इंडस्ट्री को बचाने के लिए सारे रूल्स लगाती है। फिर फिर द ओनरशिप्स के से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। फिर उसके बाद है कि अगर आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं तो वो आपके रिस्क जो डोमेस्टिक ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं वो बच जाते हैं, तो यू आर सेविंग योर सेल्फ फ्रॉम देयर। उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, इससे आपकी इनकम अर्निंग इम्प्रूव हो जाएंगी, साथ में आपके जो रिसोर्सेज का प्रॉपर जो स्केस जो रिसोर्सेज आपके पास नहीं है दूसरे कंट्री के पास अवेलेबल है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट से उनके रिसोर्सेज को आप यूज़ कर पाएंगे। लेकिन एडवर्स क्या हो जाता है कि क्योंकि आप जो पैसे लगा दिए दूसरे कंट्री में, तो आपकी अपने कंट्री में अगर लगता तो जॉब क्रिएशन होता, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता, पर वो आपको नहीं, आपके कंट्री को नहीं मिलने के बजाय दूसरे कंट्री को मिलता। कि जो सबसे बड़ा रिस्क होता है कि वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम अगर सिनेरियो चेंज हो जाते हैं तो फिर आपका पैसा फंस जाता है। तो दिस टाइप। फिर उसके बाद होस्ट कंट्री में भी कुछ नए नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ नई नई एडवर्स इफेक्ट्स हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर मेथड ऑफ फाइनेंसिंग में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द मेथड। सबसे पहले क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग, यहाँ पे बोलता है कि द फैक्टर परचेज द रिसीवेबल एज्यूम द रिस्क ऑफ कलेक्शन। ये आपने पीछे भी हमने आपको फैक्टरिंग बताया था, तो फैक्टरिंग में तो प्रोसेस है। एक फैक्टरिंग था, वो कौन सा, फैक्टरिंग विथ रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स। रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स। रिकोर्स में क्या होता है कि जो लाइबिलिटी जो रिस्क ऑफ बैड डेट होता है वो आप लेते हैं, विदाउट रिकोर्स में बैड डेट की रिस्क नहीं लेते हैं। इज द मेथड ऑफ consuming the transactions by network of factors across the border. The exporter factors contract correspondent factors and other countries to assist the collection of account receivable। ये चीज़ें हो जाती है। दूसरा लेटर ऑफ क्रेडिट है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, कौन इशू करता है, बैंक इशू करता है, और साथ में आपका पेमेंट आपके भी हाथ में पे करता है और फिर बैंक आपको आपसे पैसे ले लेता है। ये सिंपल प्रोसेस है। एक्सेप्टेंस आर ट्रेडेड एट द डिस्काउंट इन द सेकेंडरी मार्केट। कभी कभी क्या होता है, ये लाइक बिल ऑफ पेमेंट की तरह काम करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। जो बंदा को पहले पैसे चाहिए, वो लाइबिलिटी जो 3 महीने की होती है उसने 90 रुपये में एग्री करी, दूसरा बंदा उसको बोलेगा जी ठीक है 90 रुपये में तो आपको 2 महीने के बाद मिलेगा, आइए आज आप हमसे डिस्काउंट करा लीजिए 80 रुपया और वो इंस्टॉलमेंट हमको दे दीजिए। तो ये प्रोसेस मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद है फॉरफिएटिंग का मतलब होता है फॉर्म ऑफ फैक्टरिंग दैट इन्वॉल्व द सेल्स बाय एक्सपोर्टर ऑफ लार्ज मीडियम एंड लॉन्ग टर्म रिसीवेबल टू द बायर फॉरफेटर्स who are willing and able to bear the cost and risk of credit and collection। तो ये प्रोसेस फैक्टरिंग से लिया गया है। दूसरा है काउंटर ट्रेड। ये सिंपलेस्ट जो बार्टर सिस्टम है, आपने उसको कोई सामान दिया, उससे आपने सामान ले लिया, तो ये बार्टर सिस्टम टाइप की तरह काम करता है। सिंगल ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो आपको बताएगा कि एक्सपोर्टर, मान लो कि एक बंदा एक्सपोर्टर है इंडिया पे और उसको कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करनी होती है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो क्या करता है पेमेंट के बदले में उसे बिल ऑफ एक्सचेंज लेके, और अगर सेम कंट्री है तो उसको जब पेमेंट देने का टाइम होगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज उसको डिस्काउंट करा देगा उसके साथ। तो क्या होगा कि कैश के ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे बच जाते हैं। दूसरा है ओपन sell an open account is risky because the exporter merely ship the goods to the importer who signs an invoice acknowledge the receipt. Thus the exporter is not assured of the payment if the importer defaults, such as the arrangement is most likely if the party have previously transacted। ये ओपन अकाउंट सेल्स का मतलब कौन सा, जो हम लोग नॉर्मली वो करते हैं क्रेडिट सेल्स करते हैं, ये उस तरह की है। उसके बाद प्री पेमेंट में क्या होता है, पहले आप पैसे लेते हैं, बाद में माल डिलीवरी करते हैं। फिर उसके बाद और भी टैक्सेस के कंसिडरेशन जो आपको चेक करनी पड़ती है। मेन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रांसफर प्राइसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। क्योंकि यहाँ से आप क्या करते हैं, चीज़ों की करेक्ट प्राइसिंग निकालते हैं। तो इसमें क्या निकाली जाती है, एक्चुअल में आर्म लेंथ प्राइस निकाली जाती है। आर्म लेंथ प्राइस निकालने का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को अंडर प्राइस नहीं मंगा ले या किसी चीज़ का ओवर पेमेंट नहीं कर दे, तो पैसे को रूट करने के लिए। ठीक है, इसलिए ट्रांसफर प्राइसिंग लाया गया। ठीक है, so US tax law have limits on the amount of the profit that can be transferred from a US
पैरेंट टू द फॉरेन सब्सिडरी और द ब्रांच। तो यूएस में अपना एक सिस्टम है कि हाँ भाई 5% 10% से ज़्यादा प्रॉफिट आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि ओवर प्राइस्ड परचेज नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर इन द ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ट्रांसफर प्राइसिंग में बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, आर्म लेंथ प्राइस निकालती है और चेक करती है कि आपने प्राइस को अंडर प्राइस तो नहीं कर दिया आइटम को, या ओवर प्राइस तो नहीं कर दिया। अंडर प्राइस कि अपने कंट्री में उसको डंप करने के लिए, या अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने के लिए, या ओवर प्राइस आपके कंट्री का प्रॉफिट दूसरे कंट्री के साथ शेयर करने के लिए। तो ठीक है, द ट्रांसफर प्राइसिंग चार्ज टू द फॉरेन सब्सिडी में डिफर सब्सटेंशियली फ्रॉम दोस चार्ज टू द डोमेस्टिक। तो यहाँ पे चेक किया जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग में, द एग्जिस्टेंस ऑफ द टैरिफ इन फॉरेन कंट्री में नेसेसिएट्स a lower transfer price to reduce the tariff based in the inventory value। तो ये सारे प्रोसेस काम करते हैं, इस सब चीज़ों को इनकाउंटर करने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग इन्फोर्स किया गया था। अब बात आई थी ये तो हम लोगों ने एक्सचेंज रेट पूरा का पूरा पढ़ लिया था। फिक्स में हमने पढ़ लिया था कि करेंसी जो होती है दूसरे करेंसी के हिसाब से इधर फिक्स्ड होती है एंड अलाउड टू फ्लक्चुएट विद इन द वेरी नैरो रेंज। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये मतलब ये बोलता है इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंटली एडवांटेज दैट द मेक्स फॉर द हाई डिग्री ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी इन द बिकॉज द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द गेन एंड लॉस फ्लक्चुएट्स आर एलिमिनेटेड। जो बीच में जो बड़ा गैप होता है, अनसर्टेनिटी होता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कैसे करती है, गवर्नमेंट बाई कर लेती है और गवर्नमेंट सेल कर देती है सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। फ्री फ्लोटिंग में क्या होती है, गवर्नमेंट स्टेप्स असाइड बाहर आ जाती है, अलाउ द एक्सचेंज रेट टू बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, यानी कंट्री कितना एक्सपोर्ट करता है कितना इंपोर्ट करता है उसके हिसाब से जो होती है रेट डिटरमाइन किया जाती है। मैनेज अप्रोच में हमने क्या बोलता है, गवर्नमेंट अलाउ द मार्केट फोर्स टू डिटरमाइन द एक्सचेंज अंटिल दे मूव टू फार इन वन डायरेक्शन। जब मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस गिरने लगेगा तब गवर्नमेंट इंटरवेन करेगा, या बहुत ज़्यादा प्राइस आउट में लगेगा देन गवर्नमेंट विल इंटरवेन। द पेग्ड में क्या होता है, गवर्नमेंट फिक्स द रेट ऑफ एक्सचेंज with respect to the other currency to a basket of the several currencies pegged country, then calculate the currency movement and respect to the currency of the third currency based on the movement of the currency to which it has been pegged। एक करेंसी का सबसे एग्जाम्पल्स हमारा क्या था, हमारा यूएई और यूएस का करेंसी का पेग्ड रेट है, मतलब वो चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड होता है। तो आइए एक्सचेंज रेट की बेसिस क्या होते हैं, स्पॉट का मतलब अभी जाइए बेच के चले आइए, दैट इज कॉल्ड द स्पॉट। यानी अभी मेरे पॉकेट में पैसा है, हम जाएंगे एक्सचेंज में, यूएई एक्सचेंज में या किसी भी जगह पे खड़े हो जाएंगे, वहाँ पे पैसा देंगे, हमको नया करेंसी चेंज करके दे देगा, उसको हम बोलते हैं जी स्पॉट रेट। तो यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है कि ये जो दैट कैन बी रिसीव टुडे इन एक्सचेंज ऑफ द फॉरेन यूनिट, आपने अभी पैसे दिए और आपको पैसे मिल जाएंगे। तो बोल रहा है द currency trader is willing to give 1.652 Swiss franc today in exchange of the single British pound। तो इनका इन्होंने रेट निकाल के रखा है, स्पॉट रेट क्या है 1.652। ठीक है, द टूडेज रेट फॉर द पाउंड इज 1.652। इसका मतलब ये है कि अभी इतना पैसा दीजिएगा तो आपको 1 पाउंड मिल जाएगा। यानी उल्टा अगर चाहेंगे तो 1 पाउंड 1 स्विस फ्रांस में 0.6053 आपको क्या मिल जाएंगे जी, पाउंड मिल जाएंगे। यानी रिवर्स जब आप ये लेंगे, रिवर्स रेट लेंगे तो आपको ये प्राइस मिलेंगे। दूसरा होता है जी फॉरवर्ड में क्या होता है कि आप कोई स्पेसिफिक डेट पे, आप डिफिनिट डेट जिसको बोलता है, स्पेसिफिक डेट में अग्री करते हैं। तो ये कब करते हैं, जब आपकी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट वाली पोजीशन हो जहाँ पे आपको पे करना हो, तो आपको पता होता है कि 30 दिन के बाद मैं पे करूंगा। तो अगर आपको डर लग रहा है कि प्राइस बढ़ जाएगा तो आप फॉरवर्ड बाई कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा जी, फॉरवर्ड बाई कर लीजिएगा। तो दे प्रोवाइड 1.654 अग्री कर रहा है द करेंसी ट्रेडर कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड 1.654 स्विस फ्रैंक्स इन एक्सचेंज फॉर द सिंगल ब्रिटिश पाउंड 30 दिन फ्रॉम नाउ। तो 30 दिन के बाद प्राइस कुछ भी रहेगा, आप उसको 1.654 स्विस फ्रैंक दे दीजिएगा तो वो आपको क्या दे देगा, 1 पाउंड दे देगा। ठीक है जी, तो ये इसलिए किया जाता है, इट्स अ लाइक टू हेज योर सेल्फ। तो इसमें आपने फॉरवर्ड बाई किया। ये बाई क्यों किया, अगर आपको अगर आपको पाउंड में पेमेंट करने हैं तो आपको उस दिन पाउंड बाई करना पड़ेगा। तो उस दिन मतलब आफ्टर 30 days यू हैव टू बाई द पाउंड बिकॉज यू हैव टू पे इन द पाउंड। तो आप उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए आपने क्या किया, आपने फॉरवर्ड बाई कर लिया। ठीक है जी, अब फॉरवर्ड में बाई करेंगे तो क्या फ्री में तो होगी नहीं, देयर शुड बी सम प्रीमियम। तो इन्होंने बोला है कि देखिए
If the domestic currency exchange for more unit of foreign currency, the forward market than in the spot price, the domestic currency is said to be trading at a forward premium with respect to the foreign currency. अब इसके examples क्या होते हैं? Since the pound exchange of more francs in forward market than the spot, यानी अभी का मतलब क्या है कि जो प्राइस जो फ्यूचर में जाएगी वो बोल रही है जी 1.654 फ्यूचर प्राइस है, अभी जो करंट प्राइस है वो कितना है 1.652, तो दोनों के बीच के जो गैप है उसको हम फॉरवर्ड प्रीमियम बोलते हैं। दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी, फॉरवर्ड प्रीमियम बोलते हैं। द पाउंड इज करेंटली ट्रेडिंग एट द फॉरवर्ड प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू द फ्रांस। तो यानी कि अभी अगर बाई करने जाते हैं तो 1.652 देंगे, एक पाउंड लेके चले आएंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि प्राइस मार्केट में बहुत बढ़ जाएगी, तो हम अपने आप को सेव करने के लिए, हेज करने के लिए हम क्या करेंगे 1.654 उसको देंगे और बोलेंगे 30 दिन के बाद मेरे को एक पाउंड दे देना। अब चूंकि ये ज्यादा है इसीलिए उसको फॉरवर्ड प्रीमियम बोलेंगे, अगर कम होगा तो फॉरवर्ड डिस्काउंट हो जाएगा जी, ठीक है। अगर यही चीज कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे जी, फॉरवर्ड डिस्काउंट हो जाएगा। अब उन्होंने बोला जी प्रीमियम का परसेंटेज निकाल दो, तो इनका मतलब ये है कि हम जब फ्यूचर में पे करेंगे, यानी हम फ्यूचर में हम अभी करंटली पे करने वाले कितना थे 1.652, लेकिन हमको चाहिए 30 दिन के बाद, तो 30 दिन के बाद हमको कितना देना पड़ रहा है 1.654, तो दोनों के बीच में 0.02 स्विस फ्रैंक का डिफरेंस है। इसको चेक करना है किसके दिन पे, और ये एक्सचेंज कितने दिन का है जी, 1 मंथ का, 30 डेज का है। ये कितने दिन का है जी, 30 डेज का है। तो इसको अगर हमको पूरे साल के कंटेक्स्ट में अगर निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर सकते हैं, 12 करेंगे तभी जाके हमारा साल निकलेगा। तो देखिए 2.02 डिवाइड बाई 16.452 मल्टीप्लाई बाई 12 कीजिएगा तो 1.45 के प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं जी, 1.45 के परसेंटेज के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये डिस्काउंट की बात हो तो देखिए इन्होंने बोला जी 0.0646 पे जो है अभी फ्यूचर में ये डिस्काउंट पे दे रहा है, करंटली 6.043 है, तो ये इनके बेस पे इन्होंने परसेंटेज निकाल लिया था, तो 0.016 आया था, उसको मल्टीप्लाई किया 12 से, तो इनका 1.39% का इनका डिस्काउंट हो गया। ये कौन से बंदे थे, ये बंदे थे जी पाउंड वाले बंदे थे, यानी एक करेंसी को बेनिफिट हो गई तो दूसरे करेंसी को नुकसान हो जाएगी। द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस रिलेशनशिप कैन बी जनरलाइज्ड। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, तो ये बोल रहा है कि अगर प्रीमियम हो रहा है तो हु इज गेटिंग द बेनिफिट्स, द बायर इज गेटिंग द बेनिफिट्स, दे गॉट द पावर। अगर डिस्काउंट हो रहा है तो हु इज यूजिंग, तो जो परचेजिंग पावर है, लॉस परचेजिंग पावर, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रहा है, डोमेस्टिक से। अगर डोमेस्टिक में अगर प्रीमियम डिस्काउंट हो गया इसका मतलब कि उसने ज्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे, यानी उसका मतलब ये है कि उसका ये हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर स्विस फ्रैंक के हिसाब से तो स्विस फ्रैंक का परचेजिंग पावर बढ़ गया, लेकिन जब ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे यानी पाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो उनका डिस्काउंट था तो उनकी परचेजिंग पावर एक्चुअल में कम हो गई। अब बात आ गई जी क्रॉस रेट का मतलब क्या होता है। क्रॉस रेट का मतलब होता है कि डोमेस्टिक करेंसी एज पर यूएस, फॉरेन करेंसी एज पर यूएस, यानी कि दो यूएस करेंसी के बीच से आप अपना रेट निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस। तब इन्होंने बोला कि एक स्वीडन है जिसको एक पेमेंट करना है जी 1 लाख येन का पेमेंट करना है। स्वीडन वाले को किस चीज का पेमेंट करना है, येन का पेमेंट। बट कोरोना जो है, ठीक है, कोरोना इज नॉट स्टेटेड इन टर्म ऑफ योन, यानी कोरियन वाले को जो है वो पता नहीं उनकी करेंसी का नाम होगा, तो उनके पास वो अवेलेबल नहीं है, पर दोनों की करेंसी यूएस में अवेलेबल है, तो उन दोनों के रिलेशन से वो अपनी प्राइस निकाल सकते हैं, कोरोना पर ये निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों की हमारे पास प्राइस दी हुई, यानी स्पॉट रेट दिया हुआ है यूएस डॉलर क्या 6.8395 कोरोना देंगे तो एक यूएस डॉलर मिलेगा और 79 येन देंगे तो एक यूएस डॉलर मिलेगा। दोनों के बीच में अगर हमको एक्सचेंज रेट निकालना है तो हम इस तरह से निकाल लेंगे, यानी कि करेंसी में कितना ये कोरोना चाहिए होगा, किस ये स्वीडन वाली कंट्री को कितना कोरोना चाहिए होगा 0.8570 चाहिए होगा टू सेटल 1000 का
येन, 100,000 येन को सेटल करने के लिए उसको इतना करोना चाहिए होगा। ठीक है, तो ये क्रॉस करेंसीज के एग्जाम पे सवाल रहते हैं। अब इन्होंने बोला कि जी परचेजिंग पावर से, तो ये हमारी सप्लाई वाली लाइन है, ये मेरी डिमांड की लाइन है। तो सप्लाई और डिमांड जहाँ पे आके कट कर देती है एक दूसरे को, वही हमारा एक्सचेंज रेट वही हमारा निकल जाता है। ठीक है जी, तो ये जो होता है ये है डोमेस्टिक करेंसी यूनिट। ठीक है, तो डोमेस्टिक करेंसी यूनिट्स जो है ये है हमारा, और ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये बता रहा है कि सप्लाई एंड डिमांड ऑफ अ फॉरेन करेंसी बाय ए कंज्यूमर एंड इन्वेस्टर हु यूजेस द गिवन डोमेस्टिक करेंसी। तो ये रेट है, ये डिमांड की लाइन है, ये सप्लाई है, ये ऊपर से नीचे बढ़ती है। डिमांड क्या बोलता है, जैसे जैसे चीज़ों की प्राइस गिरेगी वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ेंगे। सप्लाई बोलता है कि जैसे जैसे चीज़ों की प्राइस बढ़ती जाएगी डिमांड सप्लाई बढ़ता जाएगा, क्योंकि महंगा चीज़ लोग वो होते हैं, लोग अग्री होते हैं बेचने के लिए ज़्यादा। तो ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम निकलता है, जिससे हम क्या करते हैं जी, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं। अब बात आता है जी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। तो बोलता है कि इफ वन कंट्री गेन करता है तो दूसरा कंट्री क्या हो जाता है जी, लूज करता है। द फर्स्ट कंट्री सेड टू हैव द एप्रिशिएटेड अगेंस्ट द सेकंड। तो सेकंड वाले को क्या बोलेंगे अदर टर्म में, कि सेकंड वाला डेप्रिशिएट किया और फर्स्ट वाला एप्रिशिएट किया। ठीक है, अब बात आता है जी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये एग्जाम के सवाल होते हैं, ये थोड़े से देख ले। बोल रहा है कि यूएस टेक करता है, यूएस कंपनी टेक आउट 1 ईयर कितना 12 मिलियन पेसो लोन 6.5 टू पे मोरक्कन एक्सपोर्टर। मोरक्कन एक्सपोर्टर को उसको पैसे देने हैं कितना, 12 मिलियन पेसो, 12 मिलियन पेसो देने हैं। उसने क्या किया जी, 6% के हिसाब से उसने, ठीक है, पेसो लेन 6.5 के हिसाब से देने हैं, यानी कि 12 मिलियन और 700, यानी टोटल रीपेमेंट उसकी ये कितने की है, 12,780,000 पेसो है। क्या है जी, पेसो है। तो इसका मतलब ये 6.5 पे जो उसने लोन लिया है, आफ्टर द यूएस रीपे द लोन, बट इन द मेन टाइम पेसो हैज experience a slight appreciation and the company's effect rate of loan is higher than the standard rate। थोड़ा सा उसके रेट में एक्सचेंज आ गया। अब बता रहा है कि जी उससे क्या हो गया, उसके द कंपनीज इफेक्टिव रेट ऑफ लोन इज हायर देन द स्टेटेड। जो ऊपर 6.5 उसने बताया था, अब वो उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो अब क्या हुआ कि जब बोरो किया था, एक्सचेंज उस समय था 0.912 का रेट था। इसका मतलब उसने जिस वक्त बोरो किया था एक्चुअल में उसकी जो बोरोइंग करेंसी थी 1.10 थी, लेकिन जब वो पेमेंट करने गया उस समय क्या हुआ, कितना हो गया जी, 1.2 मिलियन, यानी कि 95,000 एक्स्ट्रा पे किया। इसका मतलब है कि वो जब बोरो किया था दैट वाज 6.5, बट रीपेमेंट के टाइम में वो एक्चुअल में 8.64 हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा आसान कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा आसान कैसे, कि मान लो कि मैं यूएई में हूँ, तो यूएई में मैंने 1 लाख दिरहम मैंने ले लिया। ठीक है जी, 1 लाख दिरहम मैंने लिया 4% के इंटरेस्ट पे। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो रीपेमेंट होगा वो होगा 1,04,000। अब मैंने जब पैसे लिए थे तो हम जब इंडिया भेजा था तो मेरे पास 20 रुपए का एक्सचेंज रेट था, तो डिवाइड बाई 20 कर, सॉरी 20 रुपए का एक्सचेंज रेट था। तो हमने जब इंडिया में पैसा भेजा तो मेरे को मिल गए थे कितने जी, 2 मिलियन पैसे मिल गए थे, तो 20 लैक्स मिल गए जब 20 रुपए में एक्सचेंज रेट था। लेकिन जब साल का आखिर आया तो जब हम रीपेमेंट करने गए तो एक्चुअल में उस दिन जो रीपेमेंट करने जाना था उस दिन जो दरहम जो था वो 21 रुपए करके मिल रहा था। कितना करके मिल रहा था, 21 रुपए करके। तो टेक्निकली हमने कितना, हमको कितने में मतलब कितना कैश हमको रिक्वायर्ड होगा उस दिन, एक्चुअल में मेरे को कैश रिक्वायर्ड होगा 21,84,000, 2.1 मिलियन, 2.184 मिलियन मेरे को चाहिए होगा। तो इवेंचुअली हमारा जो कैश लॉस है वो कितने का, 184,000 का है। 184 डिवाइड बाई 200,000 कीजिएगा तो हमारा जो लोन का रेट निकल आएगा वो एक्चुअल में निकल आएगा 9.2, जबकि एक्चुअल में जिस वक्त हमने लोन लिया था हमने सिर्फ 4% का अग्री किया था। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं जी
इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये कैलकुलेशन इज कॉल्ड द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो जब भी आप कभी भी दो कंट्री के बीच में, दो करेंसी में अगर आप लोन लें तो ये वाला जरूर कैलकुलेशन करें कि हमको जब पैसे मिले, हमने इंडिया भेजा तो मेरे को कितना मिला, 20 लाख। अब मेरे को 1,04,000 दिरहम तो पे करना ही करना है। उसके लिए अब हमको कितने कैश चाहिए, उसके लिए हमको चाहिए 21,84,000 का कैश चाहिए। तो 21,84 का कैश चाहिए, इसका मतलब यह है कि एक्स्ट्रा हमको 184,000 का कैश चाहिए। दैट इज एक्चुअली कमिंग 9.2%। टेक्निकली क्या हुआ, आप 5% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अब अगर वो समझने का कोशिश करेंगे कि 5 कैसे आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो देखिए 21 माइनस 20 कीजिएगा और 1/20% कीजिएगा, तो आप बोलिएगा देखिए 5% तो मैं इसलिए दे रहा हूँ, दैट इज द एक्सचेंज लॉस। वो क्या हो गया आपका एक्सचेंज लॉस के कारण, और 4% मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इंटरेस्ट बोरो किया था। तो दोनों का जब सबमिशन निकालिएगा तो आपका सबमिशन कितना आ जाएगा जी, 9% के आसपास आ जाएगा, 9.2%। तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आता है जी फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है जो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी। तो बोलता है the country's balance of payment is the difference between the import and export, यानी आपके import and export के difference को balance of trade बोलते हैं। अब बात क्या होता है, देखिए if the country currency अगर कमजोर है, its goods and services are more affordable to the foreign consumer, तो उनके पास क्या होगा जी, उनके पास पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। यानी अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, मान लो बांग्लादेश का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, तो बांग्लादेश की क्या होती है, यूएई के अगेंस्ट जब उसकी करेंसी क्या है, वीक है, ठीक है, तो अब क्या होता है कि लोग वहां से सामान खरीदना प्रेफर करते हैं, तो उनके पास जो पोजीशन होगी वो कौन सी पोजीशन होगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड में पॉजिटिव पोजीशन होगी। अब दूसरे हिसाब से देखिए, अगर करेंसी स्ट्रांग है, वहां पे चीजें एक्सपेंसिव हो जाएंगी। अगर मैं वहां से मंगाऊंगा, लाइक यूके से जब चीजें मंगाएंगे तो महंगी हो जाएगी, क्योंकि एक बार के लिए हमको 5 दिरहम देना पड़ेगा 1 पाउंड के लिए, तो दैट इज गोइंग टू बी द एक्सपेंसिव। तो वहां उस कंट्री में क्या होगा जी, उस कंट्री में निगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग। दूसरा बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में अभी बातें हो रही थी। अब आ जाइए बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट दो डिफरेंट चीजें हैं, दोनों मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो बोलता है द कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेट all the transaction between the domestic parties and parties in a particular foreign country. The balance payment is a deficit or surplus when the sum of import, private capital, grants and remittance exceed, अगर ज्यादा हो गया किससे, एक्सपोर्ट से, तो इसको क्या बोलेंगे, डेफिसिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेफिसिट बोलेंगे। यानी कि अगर हमने ज्यादा मंगा लिए और कम बेचे हैं, ज्यादा खरीदे कम बेचे, तो उसको डेफिसिट बोलते हैं। ऑन द अदर साइड, अब जब मेरे पास ज्यादा, अंदर साइड में क्या हुआ जी, अब मेरे पास जो है इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा जी, सरप्लस हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि न्यूमेरिकल करने में आपको हेल्प कर जाए। तो ये बोल रहा है कि एक शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या है, जो गवर्नमेंट होती है कैन अटेम्प्ट टू करेक्ट दी डेफिसिट बैलेंस। अगर उसको डेफिसिट बैलेंस अगर ये करना है, क्या करना है, करेक्ट करना है, सही करना है, तो डेफिसिट बैलेंस करने के लिए, वो सही करने के लिए क्या करेंगे, वो अपने करेंसी को डिवैल्यूएट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यानी उनकी करेंसी हल्की हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, तो लोग उनसे बाई करना स्टार्ट कर लेंगे, तो उनके पास क्या हो जाएगी जी, उनके पास सरप्लस वाली पोजीशन हो जाएगी। बट इसके अपने डिसएडवांटेज है, क्योंकि उनके बाय मेकिंग द इंपोर्ट मोर, अगर ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फिर कस्टमर जो लोकल इंडस्ट्री है वो खराब हो जाएगी। सो इन द ओवर लॉन्ग रन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कैन रेज देयर ओन प्राइस टू मैच द अदर्स एक्सपेंसिव आइटम। अब क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में भी चीज़ें एक्सपेंसिव
हो जाएगी। तो इस तरह के जो मेजर्स होते हैं वो लॉन्ग रन में कंट्री के बेनिफिट्स के लिए नहीं होते हैं। ठीक है जी। अब बात आता है जी फैक्टर अफेक्टिंग द एक्सचेंज रेट, क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। पहला है जी ट्रेड रिलेटेड फैक्टर, दूसरा फाइनेंस फैक्टर। ट्रेड रिलेटेड फैक्टर में इन्फ्लेशन के रेट्स, इनकम के लेवल, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन, यानी इन्फ्लेशन अगर है जिस कंट्री के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर उस कंट्री में अगर इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होता है उससे आपके एक्सचेंज रेट में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन किया जाता है वो किससे डिटरमाइन किया जाता है जी, डिमांड एंड सप्लाई के फार्मूला से। अब अगर वहाँ कंट्री में अगर इनकम बढ़ने लगती है तो वो आपके, यानी आप अगर थोड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंट्री होते हैं तो आपके ब्रांडेड आइटम वो खरीदने लगते हैं, तो उससे क्या हो जाती है, आपकी भी कंट्री का इनकम बढ़ने लगता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। फिर गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पॉलिसीज बनाती रहती है। अगर उनको क्या होता है कि अगर डोमेस्टिक कंट्री अपने डोमेस्टिक लाइक लोकल मार्केट्स को रखना है तो क्या करते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज कर देते हैं, जिनसे क्या होता है बाहर का माल महंगा हो जाता है। तो दीज आर द एक्चुअली मेजर्स। ठीक है, जब भी कोई एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है उसमें ये 3 फैक्टर्स काम करते हैं। चौथा तो यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा है कि रिलेटिव इंटरेस्ट रेट। अब मैंने यहाँ पे यूएई में 4% का रेट होता है, इंडिया में 8-9% का होता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि अगर आपको यहीं पे रह के अगर लोन लेके काम करना है तो हो सकता है कि इंडिया के बनिस्बत आसान होगा यहाँ पे। फिर ईजी ऑफ कैपिटल फ्लोस, कैसे आपके कैपिटल आते जाते हैं। तो अब इन्होंने बोला जी कि क्या है, यहाँ पे सबसे जबरदस्त एग्जांपल है, बोलता है कि रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट कैसे काम करती है। तो बोलता है कि व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन अ गिवन कंट्री राइज रिलेटिव टू द रेट ऑफ अदर कंट्रीज, यानी आपके कंट्री पे इन्फ्लेशन बढ़ गया, मेरे कंट्री पे कम बढ़ रहा है, द डिमांड दैट ऑफ द करेंसी फॉल्स, द डिमांड ऑफ दैट करेंसी विल फॉल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे करेंसी का डिमांड वहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिमांड गिरने लगेगा। अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द गिवन करेंसीज रिलेटिवली, ये अगर इस करेंसी के करेंसी महंगे होने लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसको लोग नहीं डिमांड करेंगे, क्योंकि फिर क्या करेंगे, लोग शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी कंट्री में जहाँ पे कम महंगाई है। लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरे कंट्री पे जहाँ पे कम महंगाई है। तो यहाँ बोलता है द इनवर्ड शिफ्ट द डिमांड कब, रिजल्ट फ्रॉम द लोएस्ट डिजायरेबिलिटी ऑफ द करेंसी, द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग परचेजिंग पावर। तो डिमांड क्या होने लगेंगी, घटने लगेंगी। तो यानी कि ये जो डिमांड पहले थी वो अब डिमांड घट के यहाँ आ जाएगी। रीजन ये है कि हमारे जो है आपके करेंसी में, आपके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, तो मैं आपके इकोनॉमी से डॉलर नहीं बाई करूंगा, सामान नहीं बाई करूंगा, क्योंकि मेरे को ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इस डिमांड को मैच करने के लिए क्या होगा जी, अल्टीमेटली सप्लाई को भी रिड्यूस होना पड़ेगा। देन ओनली न्यू रेट कैन बी डिटरमाइन, नया रेट डिटरमाइन होगा। The investor unload this currency more in the available reflect the new equilibrium point we reach at the lower price। नया एक्सचेंज रेट जो होगा वो लोअर प्राइस पे निकाला जाएगा। इस तरह से हमारा करेंसी का एक्सचेंज रेट फिक्स्ड होता है। अगर दूसरा बोल रहा है कि रिलेटिवली इनकम लेवल्स अगर बढ़ जाते हैं, यानी कि बोल रहा है कि एक कंपनी में इनकम बढ़ गया, ठीक है, द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसीज राइज हो जाएगा। कि कैसे राइज होता है, ठीक है, राइज एज वेल एंड द लोकल करेंसी विल डेप्रिशिएट। अब इसमें क्या होता है कि इनकम बढ़ जाता है तो उनको इम्पोर्टेड सामान चाहिए होता है। तो जब इम्पोर्टेड सामान चाहिए तो उनको पेमेंट करने के लिए दे नीड द देयर करेंसी। लाइक अगर इंडिया के पास सारे आदमी के पास इनकम बढ़ जाएगा तो वो फ्रांस पेरिस का माल खरीदेगा। तो फ्रांस और पेरिस के जैसे वो माल खरीदेगा, इसका मतलब है कि फ्रांस पेरिस का करेंसी इसको बाई करना पड़ेगा रिपेमेंट के लिए। तो वो जो डिमांड एक लेवल था, अब वो डिमांड बढ़ने के कारण क्या होगा, नया डिमांड लाइन बन जाएगा और वहां पे नया एक्सचेंज रेट बनेगा। यानी आप बोलोगे चलो पैसा हम दूंगा 5, दूसरा आके बोलेगा नहीं भाई 5.5 में मेरे को दो, इसको मत दो, बिकॉज थिंग्स आर लिमिटेड। तो वहां पे क्या होगा, डिमांड लाइन जो होगा शिफ्ट हो जाता है। कब, जब अगर जो डोमेस्टिक कंट्री है अगर उसमें इनकम बढ़ गए,
तो डिमांड की लाइन क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, और उससे क्या होता है कि लोग मतलब नया रेट डिटरमाइन हो जाता है, नया रेट वहां पे बन जाता है। जो पहले 5 रुपए का रेट था वो नया रेट 6 रुपए का हो जाता है। ये एग्जाम में बहुत अच्छे से आता है, इसलिए देख के जाना। गवर्नमेंट बोलता है कि एक्शन बाय द नेशनल गवर्नमेंट सच एज द ट्रेड बैरियर्स, करेंसी रिस्ट्रिक्शंस, ये सारे कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। अब आइए फिर बोलता है कि रिलेटिव इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट को लेके थोड़ा अब बोल रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट गिवन कंट्री अगर कोई राइज हो जाता है, अगर कहीं पे इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है कि अब कोई बंदा वहां से बोरो नहीं करता, लेकिन इन्वेस्टमेंट वहां पे कर सकता है। जहां पे इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं वहां पे क्या होता है, सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है और थोड़ी डिमांड कम हो जाती है। तो इन्होंने बोला देखिए क्या होता है, रिलेटिव द डिमांड ऑफ दैट करेंसी राइजेस, ठीक है, कब, when the interest rate in a given currency rises relative to those of other countries, दूसरे कंट्री के बनिस्बत अगर उस कंट्रीज में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, यानी यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट बढ़ी तो क्या हुआ, डिमांड कर्व जो होता है इज अ इफ इनफ्लक्स ऑफ अदर करेंसी सीकिंग द हायर रिटर्न अवेलेबल इन दैट कंट्री, तो वहां पे क्या होती है कि दूसरे इन्वेस्टर्स वहां पे आने लगते हैं, वहां पे लोन लेने वाले कम हो जाते हैं, लेकिन वहां पे इन्वेस्टर्स आने लगते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को चूंकि करेंसी बाई करनी होती है, मान लो कि यूएई में अगर 10% का इंटरेस्ट रेट हो जाए तो सारे इंडियन यूएई में आ जाएंगे अपना पैसा लगाने के लिए। अब जब यूएई में जब अपना पैसा लगाने आएंगे तो दे हैव टू बाय द एईडी। अब जब वो एईडी बाई करना स्टार्ट करेंगे तो फिर एईडी की डिमांड क्या हो जाएगी जी, एईडी की डिमांड शिफ्ट हो जाएगी, एईडी की डिमांड शिफ्ट हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, नए शिफ्ट डिमांड को, नए प्राइस को स्टेबल करने के लिए अब क्या होगा, सप्लाई भी ये हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। तो अब वो लोग क्या करेंगे कि सप्लाई का लाइन शिफ्ट कर देंगे, यानी जो पहले वो 10 रुपए पे देने को रेडी थे अब वो 10 पे देने को रेडी नहीं होंगे, बल्कि वो 15 पे चले जाएंगे। एंड पीपल विल विलिंग टू बाई एट द रेट ऑफ 15, क्योंकि यहाँ पे उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलने वाला है। तो इसके कारण भी इस कंट्री में वो रेट बढ़ जाएगा, नया जो एक्सचेंज रेट निकलेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपको की लाइन पे याद रखना होगा तो ऐसे याद रखिएगा कि चेंज जो हो जाता है सप्लाई एंड डिमांड में क्या हो जाता है, जैसे ही किसी कंट्री में एक्सचेंज में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगता है तो ये इंटरेस्ट रेट वो होता है जो आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। अगर आपको बोरो करना पड़ेगा तो हो सकता है कि आपके आंसर्स गलत हो, लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है ये इंटरेस्ट रेट एज अ रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हो रही है। यहाँ बोल रहा है द मोर एंड मोर इन्वेस्टर बाई up the more interest currency with the make the investors as the less it's available that reflect the inward, the investors आएगा सब बोले मैं यूएई में पैसा लगाऊंगा, इससे क्या हो जाएगा, यूएई का रेट अपने आप बढ़ जाएगा। फिर ईज ऑफ कैपिटल, यहाँ पे क्या होता है कि इफ अ कंट्री विद हाई इंटरेस्ट रेट loosen the restrictions against the cross-border movement of capital, the demand of currency will rise, the investor sees the higher return. The factor has been becomes by the more important in the 5 factors listed. नीचे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, ट्रेड रिलेटेड फैक्टर, फाइनेंशियल फैक्टर्स, ये इसको थोड़ा सा आपको ऐसे थ्योरी पे एक बार देख लेने का है और ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरा, ये आपको इंटरेस्ट रेट पैरिटीज थ्योरी क्या बोलती है, ये बोलती है कि इंटरेस्ट रेट भी क्या होने चाहिए, इंटरेस्ट रेट से भी आपकी दो करेंसी की एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होती है, और इसको भी बोला जाता है कि मोर और लेस सेम होता है। तो इन्होंने बोला है द इक्विलिब्रियम पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड एंड स्पॉट रेट्स, द इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी दैट एक्सचेंज रेट विल बी सेटल एट इक्विलिब्रियम पॉइंट where the difference between the forward and spot rate यानी प्रीमियम या डिस्काउंट इक्वल टू द एग्जैक्ट अमाउंट नेसेसरी टू ऑफसेट द डिस्काउंट डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट बिटवीन द टू कंट्रीज। तो दो कंट्रीज के बीच के जो रेट्स जो होते हैं मोर और लेस सेम होते हैं, तो वहां से भी करेंसी के एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होते हैं। परचेस पैरिटी थ्योरी भी यही बोलता है कि डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, रिजल्टिंग इन द डिफरेंस इन्फ्लेशन रेट ऑफ द टू कंट्रीज। तीसरा आता है इंटरनेशनल फिशर
इफेक्ट IFE बोलते हैं। ये बोलता है कि स्पॉट रेट विल चेंज ओवर द टाइम बट यूज इट्स इंटरप्ले बिटवीन द रियल एंड द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट टू एक्सप्लेन द एक्सचेंज। तो ये एक बंदा था जिसका नाम फिशर था, जो इकोनॉमिक्स था, उसने अपनी थ्योरी दी थी भाई साहब ऐसा है कि जो रेट डिटरमाइंड होगा उसके अंदर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, अब इसको अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है तो देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने बोला है जी कि जो इंटरेस्ट रेट थ्योरी है, पैरिटी है, वो डील्स कहाँ करती है, फॉरवर्ड रेट में। फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या होता है, जो फ्यूचर में वो जो उसके वेरिएबल्स है जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है वो क्या है, इंटरेस्ट रेट। दूसरा क्या है, परचेस पैरिटी जो होता है वो बोलता है स्पॉट रेट यहाँ से डिटरमाइन होती है, और इसके बीच में जो मेन की रोल प्ले करता है वो क्या है, इन्फ्लेशन रेट। और जो फीसस इफेक्ट है वो क्या बोलता है, स्पॉट में रेट कैसे डिटरमाइन होगा, उसके अंदर भी इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की रोल प्ले करता है। तो ये वाला बस एक थ्योरी खाली एक फोटो पे याद कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा हो सकता है कि एमसीक्यूज में एक आध सवाल रहे हैं इस पे। ठीक है, which ease of the theory isolated the single factors of the principal cause of exchange rate difference such as that previous figure multiple factor used in the art. With regard to the high inflation currency, the IPR interest rate parity theory suggests that they usually trade at large forwarded discount. ये बोल रहा है कि क्या बोलता है कि IPR थ्योरी बोलता है कि जो फ्यूचर करेंसीज होती है, जो भी करेंसी ट्रेंड होती है, वो बोलते हैं कि लार्ज फॉरवर्डेड करेंसीज के सजेस्ट दैट दे आर यूजुअली, कौन से, जो हाईली इन्फ्लेशन वाली जो करेंसीज होती हैं जिनके अंदर चेंजेस बहुत होते हैं, जो महंगी करेंसीज होती है, वो बोलते हैं कि वो ज़्यादातर टाइम डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं। यहाँ पे PPN IEF थ्योरी सजेस्ट दैट दे विल बी वीकन ओवर द टाइम। जो परचेस पैरिटी थ्योरी और फिशर्स वाली जो थ्योरी है, फीचर्स वाली जो थ्योरी है, इंटरनेशनल फीचर्स इफेक्ट्स है, वो बोलती है कि नहीं जी वो ओवर द टाइम वीक होती चली जाएंगी। और साथ में ये बोला कि इंटरनेशनल फीचर्स इफेक्ट्स वाली थ्योरी है, बोलता है कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रहेगा, तो इस पे कोई एग्जाम के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो वो रहने दो उसको। लॉन्ग टर्म ओवर द रेट्स, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम से long-term exchange rate are dictated by the purchase, medium-term exchange is dictated by the economic activities, और short-term exchange rate जो होता है वो किससे डिटरमाइन किया जाता है, इंटरेस्ट रेट से। तो हो सकता है ये वन लाइनर आपके एग्जाम पे आ सकते हैं। ड्यू टू द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन देयर आर रिस्क इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल एज अ यू विल नीड टू एबल टू आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर टू एक्सप्लेन द मेथड्स to mitigate the risk. Additionally, you should able to analyze the best method to manage the risk and supporting कैलकुलेशन। अब बोलता है रिस्क ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, द कंपनी हैज अ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर्स, ये आपको इसमें आते हैं, एग्जाम पे आते हैं। ठीक है, वो कैसे है, द कंपनी हैज अ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर्स इफ पेबल और रिसीवेबल्स आर डिनोमिनेटेड इन अ फॉरेन करेंसी। तो ये एक्सचेंज हो सकते हैं व्हेन द फर्म सेल्ड मर्केंडाइज टू अ फॉरेन कस्टमर, द फर्म्स रिसीवेबल माइट बी डोमिनेटेड इन द कस्टमर करेंसी। तो उसके लिए क्या करेगा, the downside risk to the foreign denominator receivable that foreign currency might depreciate against the firm's own currency। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन आएगी तो आप उसको कैसे मैनेज कीजिएगा, तो वहां देखिए, if foreign currency has depreciated by settled date, the firm will receive the fewer unit for the domestic currency than it would have the transaction। तो ये उसको लग रहा है कि जितना मेरे को मिलना चाहिए, अगर प्राइस गिर गई तो हमको उतने पैसे नहीं मिल पाएंगे, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉरवर्ड सेल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, फॉरवर्ड सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके रिस्क होते हैं। दूसरा बोलता है कि अगर आप बायर हैं, तो आपको क्या दिक्कत हो सकता है कि अगर वो करेंसी, यानी आपकी अगर डोमेस्टिक करेंसी अगर डेप्रिशिएट हो गई, आपकी अगर करेंसी छोटी हो गई, तो आपको हो सकता है कि ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि द बायर्स पेबल माइट बी डिनोमिनेटेड इन द सप्लायर करेंसी। तो डाउन साइड ऑफ द फॉरेन डिनोमिनेटेड पेबल का क्या होता है कि आपकी माइट एप्रिशिएट अगेंस्ट द फॉर्म्स डोमेस्टिक करेंसी, यानी आपकी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे जितने आपको देने चाहिए थे। तो इन्होंने बोला कि जी क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, तो इन्होंने बोला सेल में रिसीवेबल होता है, तो रिसीवेबल में आपको डेप्रिशिएट होने का रिस्क रहता है,
और परचेज में पेबल होता है, वहां पे आपको अप्रिशिएट होने का रिस्क रहता है। अब इन्होंने बताया कि हेज कैसे करेंगे। तो अब एक्सपोर्ट अगर आप हेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको बता दें कि आप उसके लिए फॉरवर्ड बाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? फॉरवर्ड बाई या सेल कर सकते हैं, जिससे आप अपने आप को हेज कर सकते हैं। दूसरा बोल रहा है हेजिंग सेक्रीफाइस पॉसिबल टू अवॉइड द पॉसिबल लॉस। हेजिंग सेक्रीफाइसेस द पॉसिबल प्रॉफिट टू अवॉइड द पॉसिबल लॉस। तो हेजिंग एक तरह का टू साइडेड है, आपके लिए बेनिफिट्स भी हो सकता है, कभी कभी लॉस भी हो सकता है, लेकिन सबसे आसान ये अपने आप को हेज करने का तरीका होता है जी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर ले। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप फॉरवर्ड बाई भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड सेल भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। दूसरा बोला हेजिंग फॉरेन रिसीवेबल कैसे कर सकते हैं? When the downside that the foreign currency will depreciate by the settle, that the hedge is to sell the foreign currency forward। तो उसका आपके लिए क्या करना पड़ेगा जी? सेल करना पड़ेगा जी। अगर आपको फॉरेन डिनोमिनेटर में लगता है कि हमारे क्या होंगे जी, कम आने वाले पैसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा जी? सेल करना पड़ेगा। तो ये उसकी, अगर आपके पेबल्स है तो उस करेंसी में आपको फॉरवर्ड बाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? डाउनवर्ड साइड दैट द विल अप्रिशिएट टू सेटल द हेज में क्या होना? द परचेज करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी को फॉरवर्ड में, तब आप जाके अपनी चीजें सही कर सकते हैं। उसके बाद बोला मैनेजिंग द नेट रिसीवेबल एंड नेट पेबल, द फर्म कैन रिड्यूस द एक्सचेंज रेट बाय मेंटेनिंग द पोजीशंस इन ईच करेंसीज पेबल एंड रिसीवेबल टू नेट दी नियर जीरो। यानी अगर पेबल और रिसीवेबल दोनों आपके साथ में होते हैं तो आपको एक बार फॉरवर्ड बाई कर लीजिए, फॉरवर्ड सेल कर दीजिए, तो आपकी जो नेट लॉस वाली पोजीशन होगी वो जीरो पे आ जाएगी। फिर लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन often establish the multinational netting centers as a special department to execute when the strategy is selected. They enter into the foreign currency futures contract and necessary to achieve the balances. ऑल टुगेदर आपके पास जो हेजिंग स्ट्रेटजीज है वो क्या है जी? आप क्या करेंगे? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेंगे। शॉर्ट टर्म तरीका क्या होता है? शॉर्ट टर्म तरीका यही होता है। मनी मार्केट हेजिंग क्या होता है? ये द लीस्ट कॉम्प्लेक्स टूल ऑफ द हेजिंग रेट इज द मनी मार्केट हेजिंग। मनी मार्केट में क्या होता है? अगर फॉरेन में द बोरो द मनी एंड कन्वर्ट इनटू द डोमेस्टिक करेंसी नाउ एंड पे ऑफ द लोन व्हेन द रिसीवेबल इज कलेक्टेड। इसका मतलब क्या होता है? ये मनी मार्केट में क्या होता है? ये एग्जाम पे आपके न्यूमेरिकल्स नहीं है, बस जस्ट हम आपको बता दे रहे हैं इसमें कैसे काम करना पड़ता है। आपको करेंसी पे करनी है, ठीक है जी। तो आपने क्या कर लिया? आज देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। मान लो कि आपने क्या किया है, आपका रिसीवेबल है। रिसीवेबल है इसका मतलब है कि डॉलर 1000 मिलना है। आज 70 रुपया है, कल हो सकता है कि 60 रुपया हो जाए। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने अपने आप को हेज करना है। तो एक तरीका यह है कि आप इसको फ्यूचर में बेच दीजिए 70 रुपए में, ठीक है। अब 75 भी होगा तो आपको 70 में बेचना पड़ेगा, तो वो एक रिस्क है आपके पास, ठीक है। लेकिन एक और तरीका है मनी मार्केट का। तो इन्होंने बोला कि द फर्म्स विद रिसीवेबल इन फॉरेन कैन बोरो द अमाउंट, यानी इतना 70 के बराबर वो बाजार से बोरो कर ले। किसमें? यूएसडी में बोरो करे, यूएसडी बोरो करे, यानी उसको एक यूएसडी बोरो करे, एक यूएसडी बोरो करे और वो यूएसडी को बाजार में बेच के 70 रुपया उठा ले, और जिस दिन इसका यूएसडी पेमेंट आए इसको रूट कर दे सामने वाले को। तो ये वाला जो तरीका होता है इसको हम बोलते हैं जी मनी मार्केट हेजिंग। ये सीए पे है, सीएफए में है, सीएमए में इसकी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, इसमें काफी सारे स्ट्रेटजीज होते हैं। पहला ये होता है कि आपको मान लो कि $1000 मिलना है, तो आप देख रहे हो कि 70 रुपए में मिलना है, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। तो आपको क्या करना है? आपको $1000 बोरो करना है ताकि आपको यहाँ से डॉलर मिले और डॉलर को जाके पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से डॉलर मिले और डॉलर को पेमेंट कर दीजिए, और यहाँ से डॉलर लोन पे उठा के फटाफट खर्चा कर लीजिए। और तो आपको क्या क्या चीजें देखनी है, आपको आपका जो लॉस होता है वो होता है सिर्फ इंटरेस्ट का लॉस होता है, बट चीजें आपकी कंट्रोल होती है, ठीक है। तो व्हेन द रिसीवेबल इज कलेक्टेड, तो आप पे ऑफ कर दे जब आपको मिलेगा। अब आ जाइए रिसीवेबल वाला पॉइंट ऑफ व्यू में क्या, अब पेबल वाले पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए। तो इन्होंने बोला है कि पेबल अगर है तो इन्होंने क्या करना है? इन्होंने बोला है
can buy a money market instrument denominated and the time to matured। अब इन्होंने क्या करना है कि एक लोन दे देना है, यानी एक इन्वेस्टमेंट लगा देना, और वो इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए जी, फॉरेन करेंसी में होना चाहिए, ताकि पेबल के दिन डायरेक्ट उस इन्वेस्टमेंट से उसका पैसा सेट ऑफ हो जाए। तो ये वाला कहते हैं इसको मनी मार्केट हेजिंग। ठीक है, दूसरी जो हेजिंग हो सकती है वो आपकी जो हेजिंग है दैट इज कॉल्ड द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमने आपको बोल ही दिया कि अगर वो फ्यूचर में या तो बाई करना है नहीं तो सेल करना है। तीसरा होता है जी करेंसी ऑप्शंस। करेंसी ऑप्शंस में होता है कॉल ले लीजिए या पुट ले लीजिए, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस में क्या होता है, ये डेरिवेटिव्स के पार्ट्स है, बट यहाँ पे सिर्फ जानकारी के लिए बता दें, कॉल ऑप्शंस में क्या होता है, इनके पास राइट टू बाई होता है, यानी एक सर्टेन प्राइस पे आप अग्री कर लेते हैं, हाँ जी मैं राइट टू बाई है, आप बाई कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके पास होता है। तो इन्होंने बोला स्पेसिफिक अमाउंट द फ्यूचर एट ए स्पेसिफिक प्राइस, द कॉल ऑप्शंस आर अमंग द मेनी टूल्स अवेलेबल फॉर द हेज पेबल। पुट ऑप्शंस वाला सेल होता है, जहां पे आपके पास राइट टू सेल होता है, तो आप फोर्स नहीं है, यू हैव अ राइट। तो वो क्या होता है, इससे भी आपकी चीजें सिक्योर्ड होती है। अगर मार्केट में प्राइस ज्यादा मिलेगा तो आप बाजार को बेच दीजिए, अगर प्राइस कम में बिक रहा है तो आप उसको पुट ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर लीजिए। फिर एक होता है करेंसी ऑप्शंस आर अवेलेबल फ्रॉम टू सोर्सेज, एक होता है ऑप्शनल एक्सचेंज, दूसरा होता है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर में कौन से आइटम्स आते हैं, वो हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ओवर द काउंटर। ये बोलता है पहला जो होता है वो क्या होता है जी, एक्सचेंज के थ्रू होता है, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस आर ओनली अवेलेबल फॉर द प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी ऑप्शंस अवेलेबल ओवर द काउंटर मार्केट्स बाय प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक और ब्रोकरेज हाउसेज। ये इनसे जाके भी आप चीजें बाई कर सकते हैं। द ऑप्शन इज एक्सरसाइज ओनली इफ द पार्टी परचेजिंग द ऑप्शन चूज टू, जो ऑप्शन बाई करता है उसके पास ऑप्शन रहता है। दूसरा जो होता है टूल्स फॉर मिटिगेटिंग द इंटरेस्ट रेट रिस्क, लॉन्ग टर्म में अगर करना है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए ताकि आपकी चीजें बची रहे, बैंक के साथ आप कर सकते हैं। करेंसी स्वैप क्या होता है, करेंसी स्वैप का मतलब क्या होता है, एक बंदा आता है जो ए ब्रोकर कम्स और एक को डॉलर चाहिए होता है, दूसरे को पाउंड चाहिए होता है, तो डॉलर और पाउंड वाले को मिला देता है और अपना कमीशन लेके हट जाता है, दैट इज द करेंसी स्वैप। अब एक छोटा सा सवाल आता है, इंडिविजुअल हु पर्पसली एक्सेप्ट द एक्सचेंज रिस्क as a in the speculation that is called the speculators buy and sell the foreign currency, arbitrator simultaneously buy the foreign in one market and sell to the another market। तो इस बंदे को क्या बोलते हैं जी, इसको यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे पर्पसली एक्सेप्ट द एक्सचेंज रेट रिस्क इन स्पेकुलेशन, तो वो यहाँ पर रिस्क ले के रखते हैं, लेकिन यहाँ पे बाई एक जगह से उठाते हैं, कंट्री ए से उठाएंगे, कंट्री बी को बेच देंगे, दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस है 2 रुपए बच जाएंगे, उनका काम हो जाएगा। इस बंदे को हम लोग आर्बिट्रेटर बोलते हैं, आर्बिट्रेजर बोलते हैं, नॉट द आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर तो फैसला क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर जो होते हैं वो होते हैं जो एक मार्केट से सामान उठाते हैं दूसरे मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। इनका कोई रिस्क नहीं होता, इनके रिस्क स्लो होते हैं, कम होते हैं, लेकिन जो बंदा स्पेकुलेटर होता है उनकी रिस्क ज्यादा होती है। वो चीजों को इसलिए बाई करते हैं कि उनको लगता है कि प्राइस बढ़ेगा, या चीजों को इसलिए सेल करते हैं कि प्राइस घटेगा, ठीक है। अब ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसमें हमारे क्या है, फंक्शनल करेंसीज क्या है, रिपोर्टिंग करेंसी क्या है, फॉरेन करेंसीज क्या है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें बहुत टेक्निकल बातें नहीं है। ये सारी चीजें हमने आपके साथ कर दी है अभी पीछे जितने भी चीजें हैं। टू करेंसी पर्सपेक्टिव, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। अब यूएस गैप के हिसाब से बोलता है कि 2 ट्रांजेक्शन ट्रीट इन द अकॉर्डिंग टू द यूएस गैप, बोलता है द रैशनल अंडरलाइंग द 2 ट्रांजेक्शन पर्सपेक्टिव दैट द परचेज और सेल of a merchandise in one transaction and future require acquisition of foreign currency in a separate transaction. By not settling the immediately, importer or exporter has assumed some degree of exchange rate risk, which is the financing decision, not merchandising decision. This exchange rate report could have been avoided if the settlement has been made in the date time of purchase or sale. तो ये छोटे सा IFRS का रिक्वायरमेंट है, बट गैप का रिक्वायरमेंट है, बट आई डोंट बिलीव कि ये सब एग्जाम पे आएंगे।
ठीक है। उसके बाद शायद आपको पता होगा कि आपके जो भी ये जो लॉस ये होते हैं उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। बोल रहा है जो ट्रांजेक्शन जो लॉस होते हैं, एक्सचेंज रेट बिटवीन द फंक्शनल करेंसी and the currency in which the transactions, the change in factor is also called the cash flow, the actual realized or settled, expected or unrealized. The transaction recorded at the spot in the effect of the transaction gain are recorded in each balance sheet date and the dates receivable and payable, the gain included in the earning। जो भी गेन होते हैं, जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं और जो ट्रांजेक्शन होने वाले होते हैं, जिसको एक्सपेक्टेड व्हेन द ट्रांजेक्शंस आर एक्सचेंजेबल फॉर अ यूनिट इन करेंसी, तो वैसे वाले को हम लोग कहाँ करते हैं, तब द ट्रांजेक्शंस रियलाइज रिसीवेबल पेबल द अपोजिट ऑकर व्हेन द एक्सचेंज रेट्स आर डिक्रीज। तो इसको हम लोग जो रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल दूं तो ओसीआई में लेके जाते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव में लेके जाते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि कब सेल होगा, कब ये होगा, कौन सा गेन होगा, कौन सा लॉस होगा। रीमेजरमेंट कब करना पड़ता है, जब आपकी चीजें मतलब आपकी करेंसी और दूसरी करेंसी जो होती है, the accounting with the foreign entity are maintained in the currency not in the functional currency। दो करेंसी के बीच में अगर रहता है तो वहां पर रीमेजरमेंट करना पड़ता है। उसके भी जो लॉस होते हैं उसको हम any gain or loss on the repayment of the monetary asset and liability recognized in current income from continuing operation, नॉर्मल उसको इसमें लेके चले जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट में लेके चले जाते हैं, ट्रीटिंग द and the accounting treatment is adopted because the gain or loss on the measurements affect the functional currency gain or loss। ये छोटा सा है, maintaining the record of a subsidiary in a local currency not a the functional currency increase the earning volatility। all ratios uses the current earnings and two components are affected by exchange rate fluctuation during। सिंपली सी बात ये कीजिएगा कि जो भी रीमेजरमेंट का जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में लेके चले जाते हैं। और ट्रांसलेशंस के भी होते हैं। ट्रांसलेशंस में क्या होते हैं कि अगर आपकी करेंसी, अगर यहाँ पे भी होता है जब आपकी फंक्शनल करेंसी डिफर करती है रिपोर्टिंग में, तो आपको एसेट एंड लायबिलिटीज के जो ये होते हैं, एसेट एंड लायबिलिटीज को जो आपकी करेंसी में फंक्शनल रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करने के कारण जो चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस को आप अपने रिकॉर्ड्स इनकम स्टेटमेंट में लेके चले जाते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो है ओसीआई में आप लेके चले, सॉरी उनको ओसीआई में लेके चले जाइए, नॉट द अर्निंग। अर्निंग का मतलब इनकम स्टेटमेंट में नहीं लेके जाना है, डायरेक्टली बैलेंस शीट में ओसीआई में लिख के दिखा देना है। ठीक है, तो ये छोटे से डिफरेंसेस हैं और कुछ नहीं है। यहाँ से आने के लिए एग्जाम में जो आने वाली चीजें थी वो मैंने एक्सचेंज रेट कैसे निकालते हैं, डेप्रिशिएट कैसे होता है, इंटरेस्ट रेट कैसे काम करती है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैसे निकलते हैं, ये सारे एग्जाम पे आपको आ सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। करेंसी स्वैप क्या होता है, करेंसी स्वैप में दो तरीका होता है, एक बंदा स्पेकुलेटर हो सकता है, दूसरा बंदा आर्बिट्रेजर हो सकता है। करेंसी स्वैप में क्या होता है, एक करेंसी एक को चाहिए, दूसरे को दूसरा चाहिए, अब आप बीच में खड़े होकर दोनों को करेंसी एक्सचेंज करवा देते हैं, दैट इज कॉल्ड द करेंसी स्वैप। उसके बाद करेंसी के और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शंस हो सकते हैं। कॉल में आपके पास राइट टू बाई होता है, सेल में राइट टू सेल होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, फ्यूचर में आप बाई कर सकते हैं, फ्यूचर में आप सेल कर सकते हैं। मनी मार्केट में क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म मेजरमेंट होते हैं। अगर आपके पास पैसे रिसीव होने हैं तो आप उतना पैसा लोन ले लीजिए, अभी पैसे एंजॉय कीजिए, जब पैसे आ जाएंगे लोन का रिपेमेंट कर दीजिएगा, बट वो फॉरेन करेंसी में होना चाहिए, आपकी करेंसी में नहीं होनी चाहिए। पेबल्स में क्या होता है, आप जाइए कोई एक इन्वेस्टमेंट ले लीजिए और जो इन्वेस्टमेंट मैच्योर्ड होगा उस दिन के दिन जाके रीपेमेंट कर दीजिए। तो ये आपके पास मनी मार्केट मेजरमेंट है, ये आपके लिए मनी मार्केट मेजर्स हैं हेज करने के लिए। ठीक है, हेज का मतलब बचाना होता है। और आपकी रिस्क क्या हो सकते हैं कि अगर आपने परचेज किया तो रिसीवेबल है, यानी आपकी फॉरेन वाली करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। अगर आपके रिस्क क्या है कि वो वाली करेंसी अप्रिशिएट हो गई तो आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो ऑल टुगेदर अगर इसको आप खुद से रिवाइज कीजिएगा तो मुश्किल से आपका 2 से ढाई घंटा जाएगा। एंड आई बिलीव उस 2 से ढाई घंटे में आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और इसमें 3 चीज़ें था जो है कि अगर आपके वहाँ के इन्फ्लेशन बढ़े तो आपको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़े तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इनकम बढ़ा तो क्या फ़र्क पड़ेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात बोले थे कि अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गया हुआ है एक करेंसी का दूसरे करेंसी पे, तो दूसरे करेंसी वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पहली वाली करेंसी है वहाँ से डिमांड शिफ्ट होकर नई वाली करेंसी में मूव हो जाएगी, तो वहाँ का जो डिमांड कर्व है वो नीचे झुक जाएगा। अगर फिर इनकम अगर बढ़ गया, इसका मतलब क्या है कि हम क्या बोल रहे थे, यूके यूएस का सामान पहनना शुरू कर देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा डिमांड, हम कोई भी प्राइस दे के उस सामान को खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि नया रेट बन जाएगा, वो रेट हायर होगा। तीसरा हमने क्या बोला था इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने बोला था कि यूएई में 10% का इंटरेस्ट होने वाला है, तो इंडियन सारे बंदे आएंगे यहीं पे इन्वेस्ट करने लगेंगे, तो नया एक्सचेंज रेट निकल जाएगा यूएई का। ठीक है जी, तो ये अगर आप टोटल स्टडी करेंगे तो इट विल टेक हार्डली 2 to 3 आवर्स और आपकी चीजें आपके कंट्रोल पे आ जाएंगी। आई बिलीव आई वॉज लिटिल फास्ट, बट सिर्फ अब डेरिवेटिव मेरे एंड से रह गई है, दैट आई विल बी कंप्लीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। काजल, ये असाइनमेंट, ये जो यूनिट नंबर 8 है ना, इसके सारे सवाल करके मेरे को बताएं। ठीक है सर, मैं कल ही कर लूंगा। कल एकदम, कल वैसे भी छुट्टी है आप लोग।